हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मिशन ज्ञान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति गणित की वह शाखा है जो ज्यामिति के विभिन्न आकृतियों और आकारों के माप संबंधी होती है। यानी कि क्षेत्रमिति में हम लोग ज्यामिति की आकृतियों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब क्षेत्रमिति के अंतर्गत कुछ और चीजें आती हैं, जैसे पेरीमीटर। पेरीमीटर यानी परिमाप। परिमाप का मतलब किसी आकृति के सभी भुजाओं के माप को ही परिमाप कहा जाता है। जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज दिया हुआ है और त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, एक ए है, एक सी है और एक बी है। अगर हमें इसका परिमाप निकालना है तो इन तीनों भुजाओं को जोड़ना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर। तो परिमाप निकालने के लिए त्रिभुज की इन तीनों भुजाओं को जोड़ दिया गया है। यानी किसी आकृति के सभी भुजाओं की माप ही परिमाप कहलाती है। अगला है एरिया यानी क्षेत्रफल। यानी किसी आकृति के अंदर के स्थान को क्षेत्रफल कहा जाता है। यानी कोई आकृति अपना जितना स्थान घेरती है वही उसका क्षेत्रफल होता है। अब आते हैं हम लोग अपने पहले फिगर पर, जो है वर्ग, स्क्वायर। तो वर्ग जो होता है ये चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुने भुजा, यानी कि भुजा स्क्वायर। भुजा को 2 बार लिख के गुना करना ही वर्ग का क्षेत्रफल है। वर्ग का परिमाप। परिमाप निकालने के लिए अभी बताया गया था कि चारों भुजाओं को जोड़ देने पर जो आएगा वही वर्ग का परिमाप होगा, इसलिए 4 गुने भुजा। वर्ग के परिमाप का सूत्र 4 गुने भुजा। अगला है वर्ग का विकर्ण। विकर्ण का मतलब होता है ये जो रेखा जा रही है बीच में तिरछी, इसी को हम विकर्ण कहेंगे। तो विकर्ण का सूत्र होता है √2 गुने भुजा। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा और वर्ग का विकर्ण √2 गुने भुजा। अब आते हैं हम अपने अगले फिगर पर, जो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल यानी आयत। आयत जो होता है वर्ग के समान ही होता है, लेकिन इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, जबकि चारों भुजाएं बराबर नहीं होती है। तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 लंबाई और 2 चौड़ाई को जोड़ने पर आयत का परिमाप आता है। अगला है आयत का क्षेत्रफल। तो लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को ही आयत का क्षेत्रफल कहा जाता है, यानी L गुने B आयत का क्षेत्रफल है। अब आयत के विकर्ण की लंबाई देखेंगे। तो आयत के विकर्ण की लंबाई है वर्गमूल में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी वर्गमूल में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। यही आयत के विकर्ण का सूत्र है। अगला फिगर हम सब देखेंगे सर्कल यानी वृत्त। तो वृत्त जो होता है वो इस प्रकार की गोलाकार रचना होती है जिसमें एक त्रिज्या होती है। तो वृत्त का व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। वृत्त के परिमाप को ही परिधि कहा जाता है। अगला फिगर हम लोग का है त्रिज्यखंड। अब देखिएगा ध्यान से, त्रिज्यखंड का कह रहा है कि वृत्त का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं एवं एक चाप से घिरा हो वह त्रिज्यखंड कहलाता है। वृत्त के 2 त्रिज्या एवं एक चाप से घिरे क्षेत्र को ही त्रिज्यखंड कहते हैं। तो देखिएगा ये हमारा वृत्त है। अब इसमें 2 त्रिज्या, एक ये और ये त्रिज्या, 2 त्रिज्याओं से हम लोगों ने एक भाग को काट लिया है। 2 त्रिज्या और एक चाप, इससे जो बना है ये त्रिज्यखंड है। ये जो छोटा वाला है इसको हम लोग लघु त्रिज्यखंड कहेंगे और ये जो बड़ा भाग है
इसको हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। इसी का फिगर यहाँ बना हुआ है। तो छोटा वाला लघु त्रिज्यखंड और बड़ा वाला दीर्घ त्रिज्यखंड। तो आशा करते हैं आपको त्रिज्यखंड समझ में आया होगा। तो चलिए इसका सूत्र देखते हैं। तो त्रिज्यखंड का परिमाप निकालने का सूत्र है थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर। और ये थीटा क्या होगा? ये दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण ही थीटा होता है, यानी थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर त्रिज्यखंड का परिमाप होगा। अब लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर करना पड़ेगा। दीर्घ त्रिज्यखंड निकालने के लिए पूरे अपवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें और उसके बाद लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा दें, तो आपको दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा फिगर है क्यूब, यानी कि घन। घन जो होता है 6 फलकों से घिरा हुआ सतह होता है, यानी कि घन में 6 फलक होते हैं और घन के 12 किनारे होते हैं तथा 8 कोने होते हैं। घन के सभी फलक वर्गाकार होते हैं, अर्थात घन की सभी जो भुजाएं हैं वो समान होती हैं, क्योंकि सभी फलक वर्गाकार हैं तो सारी भुजाएं भी कैसी होगी? समान होगी। तो घन में 6 फलक होते हैं, 12 किनारे होते हैं और 8 कोने होते हैं। इसके अलावा घन की सभी भुजाएं समान होती हैं। अब हम लोग घन का आयतन देखेंगे। तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, यानी जो भुजा दिया रहेगा उसका क्यूब कर देने से हमें घन का आयतन प्राप्त हो जाएगा। अगला है घन का पृष्ठीय सतह का क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय सतह का क्षेत्रफल होता है 4 गुने भुजा का स्क्वायर, यानी कि 4 वर्गों का क्षेत्रफल ही घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, संपूर्ण सतह के क्षेत्रफल के लिए हमें 6 गुने भुजा स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी 6 सतह के क्षेत्रफल को मिला देने पर घन का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। और घन का विकर्ण का सूत्र होता है √3 गुने भुजा। तो यहाँ पर घन का आयतन आएगा भुजा क्यूब, घन का पृष्ठीय सतह का क्षेत्रफल 4 गुने भुजा स्क्वायर, घन का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर और घन का विकर्ण है √3 गुने भुजा। यह सब परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला है घन का बड़ा भाई घनाभ, जिसको हम लोग क्यूबॉइड कहते हैं। अब घनाभ का आयतन देखेंगे तो वहां पर हमें घन का आयतन भुजा क्यूब मिला था, तो हमें यहाँ घनाभ का आयतन मिलेगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है, इसलिए तीनों का गुणनफल ही इसका आयतन होगा। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। वही घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है 2 × LB + BH + HL, यानी 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। तो यह घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। अब घनाभ का विकर्ण देखिए। तो घनाभ का विकर्ण है वर्गमूल में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये तीनों वर्गमूल में रहेगा। तो घनाभ का आयतन है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का गुणनफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। घनाभ का विकर्ण है वर्गमूल में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। आगे अगला हमारा है बेलन यानी सिलेंडर। तो बेलन जो होता है वो इस प्रकार की रचना है। तो बेलन का आयतन होता है πr²h। बेलन के आयतन का सूत्र πr² होता है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πrh और बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr × r +
एच, या फिर 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। दोनों का अर्थ समान है। तो देखिए, बेलन में एक त्रिज्या होती है आर और इसकी ऊंचाई होती है एच। तो बेलन की त्रिज्या आर होती है और ऊंचाई एच होती है। तो इसी कारण बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है। चलिए अगला फिगर देखते हैं। तो अगला हमारा है कोन यानी कि शंकु। शंकु जो होता है बर्थडे की टोपी की जैसी संरचना होती है। तो शंकु का आयतन जो होता है बेलन के आयतन का 1/3 होता है। बेलन का आयतन अभी हमने देखा था पाई आर स्क्वायर एच, वहीं शंकु का आयतन हो गया है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 हो जाता है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, क्योंकि इसमें लंबाई भी होती है, यहाँ पर एच हाइट भी होती है, त्रिज्या आपकी आर भी होती है और एक तिरछी ऊंचाई भी होती है जिसको हम लोग एल से सूचित करते हैं, जिसे तिर्यक ऊंचाई के नाम से यहाँ दिया गया है। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, वहीं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। इसके पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो इसका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब हमें यहाँ पर तीनों के मान निकालने के लिए एक सूत्र दिया गया है कि एल का स्क्वायर जो होता है वो आर के स्क्वायर और एच के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग एल का मान या आर का मान या एच का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है स्फीयर यानी कि गोला। जैसे ये फुटबॉल आप देख रहे हैं, ये गोला है, गोला जैसी संरचना है, लेकिन गोला जो होता है अंदर पूरी तरह से भरा होता है। तो हम लोग देखते हैं गोले का आयतन। गोले में केवल त्रिज्या होती है, इसलिए इसका जो भी फॉर्मूला होगा वो त्रिज्या से रिलेटेड होगा, यानी कि आर से। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, यानी 4/3 पाई आर क्यू। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 4 पाई आर स्क्वायर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसका संपूर्ण और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल समान होता है। अब अगर हम इसी गोले को बीच से काट दें तो ये एक अर्धगोले में बदल जाता है, जो यहाँ पर दर्शाया गया है। अब ये जो अर्धगोला है इसका आयतन निकालने के लिए हमें गोले के आयतन को आधा कर देना होता है, यानी कि 4/3 पाई आर क्यू में 2 से भाग देने पर हमें प्राप्त होता है 2/3 पाई आर क्यू। यही हमारे अर्धगोले का आयतन है। तो अर्धगोले का आयतन है 2/3 पाई आर क्यू। अगला अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पर गलती नहीं कर दीजिएगा कि 4 पाई आर स्क्वायर को आधा करने पर 2 पाई आर स्क्वायर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। देखिएगा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर को आधा कर देने पर 2 पाई आर स्क्वायर तो आएगा, और एक जो नया सतह बना है ऊपर वो देखिए वृत्त के समान रचना है, तो वृत्त का 1 पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाएगा। इसलिए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। वहीं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। फिर से देख लीजिए, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है। इसी के साथ हमारे आज के क्षेत्रमिति के कुछ सवाल और कुछ सूत्र समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और घंटी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।